साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आहार सभ्यता, जो उदयपुर में पड़ता है। आहार सभ्यता के बारे में हम लोग बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ पर। जिस तरह से हमने कालीबंगा सभ्यता को पढ़ा है उसी तरह से आहार सभ्यता के बारे में भी अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर नोट्स बनाएंगे। और मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो भी नोट्स हैं ये पूरे के पूरे नोट्स डॉक्टर जो अजय चौधरी सर हैं उनके ही नोट्स हैं। और मैंने आपको बोला भी है कि जो उनके द्वारा पढ़ाया गया है बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया, और उनके जो नोट्स हैं बहुत अच्छे नोट्स हैं। और इस तरह के नोट्स जो अगर मिल जाए तो हमेशा वो कहते हैं कि ये नोट्स अगर इसने पढ़ लिए इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बाकी आपको मेहनत करनी है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं। तो हम लोग यहाँ पर दूसरी सभ्यता है हमारी, वो है आहार सभ्यता। और सबको पता है ये कहाँ पर पड़ती है, उदयपुर में पड़ती है। साथ सबको पता है ये चीज, आहार सभ्यता कहाँ पर है, उदयपुर में ये पड़ती है। और इसे अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में अब समय की बात अगर हम करते हैं तो इसका समय क्या रहा। समय की अगर हम बात करें तो इसका जो समय रहा है, इसका जो समय है वो क्या रहा है, ये चीज का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। समय क्या रहा है, इसका समय है 2000 बीसी से 1200 बीसी तक। 2000 बीसी यानी कि ईस्वी पूर्व से 1200 बीसी तक इसका समय रहा है। अब इसे हम लोग जो कहते हैं वो ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से हम इसको जानते हैं। याद रखना साथियों, ताम्रयुगीन, ताम्रयुगीन सभ्यता। कौन सी सभ्यता है ये, ताम्रयुगीन सभ्यता है। साथियों मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर अजय चौधरी सर के द्वारा जो नोट्स पढ़ाए गए उन्हीं नोट्स को मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूँ। और मैं आपसे भी ये कहता हूँ कि प्लीज़ आप इन नोट्स को अपने नोटबुक में डाउन कीजिए और लिखिए अच्छे से और फिर पढ़िए, आपको जानकारी मिलेगी। बहुत बढ़िया नोट्स हैं और हमेशा आपको फायदा ही मिलेगा इस चीज़ से, देखिएगा। इसके बाद में इसमें जो है खोजकर्ता क्या आ जाएगा, खोजकर्ता। खोजकर्ता में बार कर नीचे तरफ जो खोजकर्ता है, अब खोजकर्ता में है अक्षय कीर्ति व्यास। क्या नाम है, अक्षय कीर्ति व्यास। याद रखना अक्षय कीर्ति व्यास, इन्होंने खोज करी थी 1953 में। अच्छे से याद रखना, पूरी चीजें बताऊंगा आप लोगों को। इन्होंने जो खोज करी थी वो 1953 में खोज की थी। तो आहार स्थल की खोज सर्वप्रथम जो है अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। इसकी जो सबसे पहले जो खोज करी 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई थी। अच्छे से आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। तथा रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में खोज करी। अब रतन चंद्र अग्रवाल की बात करते हैं, ठीक है। रतन चंद्र अग्रवाल इन्होंने कब करी, 1954 में। याद रखना भाई, देखिएगा क्वेश्चन कैसे बनता है ये चीज भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। क्वेश्चन किस तरह से बनता है ये भी आपके सामने आएगी। तो अब इसमें दो हो गए खोजकर्ता, अक्षय कीर्ति व्यास ने इन्होंने करी थी सर्वप्रथम, इन्होंने सबसे पहले करी थी सर्वप्रथम जो है 1954 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा आहार सभ्यता की खोज की गई। तो अ से आ इस तरह से याद रख लेना, अक्षय कीर्ति व्यास। तो अक्षय ने खोज करी आहार की, तो इसमें अ आ रहा है उसमें आ रहा है, तो इस तरह से याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरे कौन से रहे, रतन चंद्र अग्रवाल रहे जिन्होंने 1954 में इसकी खोज करी या फिर उत्खनन करता रहे हैं ये। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं अब आर सी अग्रवाल भी इसको कह देते हैं, याद रखना भाई, आर सी अग्रवाल भी इनका नाम शॉर्ट में बोल दिया जाता है, आर सी अग्रवाल, ठीक है ना। आहार संस्कृति कैसी थी, आहार सभ्यता कैसी थी, सबको पता है। एक ग्रामीण संस्कृति थी, ग्रामीण संस्कृति थी या फिर ग्रामीण सभ्यता के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। याद रखना ग्रामीण सभ्यता के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आहार सभ्यता कैसी संस्कृति रही है,
तो ग्रामीण संस्कृति या ग्रामीण सभ्यता के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें नदी कौन सी थी, किस नदी के किनारे, तो आयड़ नदी। कौन सी नदी थी, आयड़ नदी। लेकिन मुख्य नदी कौन सी थी, आयड़ नदी थी, लेकिन मुख्य नदी कौन सी थी, मुख्य नदी थी बनास। कौन सी थी भाई, बनास। तो इसको हम लोग बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, इसको हम लोग बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं या बनास सभ्यता के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा, बनास सभ्यता के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ये चीज आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। जो मुख्य नदी है वो आयड़ थी, लेकिन मुख्य नदी कौन सी थी, वो बनास थी। ठीक है, अतः हम लोग इसको बनास संस्कृति या बनास सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं साथियों, याद हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 1961-62 में वीएन मिश्र और एचडी सांकलिया, जिसको हंसमुख धीरज सांकलिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 1961 और 62 में, 1961 और 62 में याद रखिएगा, वीएन मिश्र व एचडी सांकलिया, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, उत्खनन करवाया था। 1961 और 62 में वीएन मिश्र और एचडी सांकलिया, इन्होंने क्या करवाया, उत्खनन करवाया था, इन्होंने उत्खनन करवाया था साथियों। तो 1961 और 62 की बात हम लोग कर रहे हैं। 1961 और 62 में वीएन मिश्र और एचडी सांकलिया ने, हंसमुख धीरज सांकलिया के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है ना, इन्होंने क्या करवाया था, उत्खनन करवाया था, याद रखिएगा इस चीज को। तो ये नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हो गया होगा। ताम्रयुगीन संस्कृति, ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसी के अंदर और भी पॉइंट हैं जो हमें लिखने हैं और याद रखने हैं। ये तो मेन बातें हो गई, मेन पॉइंट हैं ये तो। अब देखो, आहार संस्कृति जो है वो मुख्यतः कितने जिलों में है, जो आहार संस्कृति है या आहार सभ्यता है, आहार संस्कृति या आहार सभ्यता कितने जिलों में फैली हुई है, कितने जिलों में है, तो ये 4 जिलों में फैली हुई है। कितने जिलों में, 4 जिलों में फैली हुई है, फैली हुई है। अब 4 जिले कौन कौन से आप सबको पता है, ये राजस्थान है, ये राजस्थान का मैप है। तो इसमें नीचे वाले जो 4 जिले हैं ना, नीचे वाले जो यानी कि राजसमंद है, भीलवाड़ा है, इसके बाद में उदयपुर है, चित्तौड़ है। तो ये वाले जो 4 जिले हैं, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़, ये वाले 4 जिले हैं, इसमें ये सभ्यता फैली हुई है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले राजसमंद, राजसमंद, फिर नंबर 2 पे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, और नंबर 3 पे उदयपुर, उदयपुर, और नंबर 4 पे चित्तौड़। इन 4 जिलों में ये हमारी बनास संस्कृति या फिर इसको हम लोग कहते हैं आहार सभ्यता, बनास संस्कृति या फिर हम लोग इसको कहते हैं संस्कृति या फिर आहार सभ्यता के नाम से हम इसको जानते हैं। ये इन 4 जिलों में फैली हुई है, याद रखना। ये पूछा जाता है आहार सभ्यता या बनास संस्कृति कितने जिलों में फैली हुई है, 4 जिलों में फैली हुई है, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन 4 जिलों में फैली हुई है। अब इसको कैसे, और इनमें कौन कौन सी जगह हैं जहां पर बनास संस्कृति या आहार सभ्यता पाई जाती है। अब देखिएगा एक एक करके इनमें हम लोग देखते हैं कि किसमें क्या क्या पाया जाता है, अच्छे से याद रखना। राजसमंद में कहाँ कहाँ पर है, खमनोर और गिलुंड। राजसमंद में कहाँ पर है, खमनोर और गिलुंड। खमनोर की पहाड़ियां आप सबको पता है, खमनोर और गिलुंड में यहाँ पर भी
आहार सभ्यता पाई जाती है। इसके बाद में भीलवाड़ा में कहां कहां पर है, बागोर, बिगोद और ओजियाना। बागोद, बिगोद, बागोर, बागोर और बिगोद, और है ओजियाना, ओजियाना। यहां पर भीलवाड़ा के अंदर इस जगह पर मिलती है। इसके बाद में उदयपुर में कहां कहां पर है, आहाड़, आहाड़ में तो उदयपुर में तो है ही। बालाथल, बालाथल में भी ये संस्कृति है, बनास संस्कृति। और वल्लभ, वल्लभ नगर, वल्लभ नगर, ठीक है। कहां कहां पर है, वल्लभ नगर, तो याद रखना भैया। अब चित्तौड़ में भैंसरोडगढ़ में पड़ती है, चित्तौड़ में भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ में यहाँ पड़ती है। तो राजसमंद में खमनोर और गिलोंड में, भीलवाड़ा में बागोर, बिगोद और ओजियाना में, और उदयपुर में आहाड़, बालाथल, वल्लभ नगर में, और चित्तौड़ में भैंसरोडगढ़ में पड़ती है। कौन सी संस्कृति, बनास संस्कृति के नाम से हम लोग जिसको जानते हैं, आहाड़ संस्कृति या आहाड़ सभ्यता या फिर बनास संस्कृति हम जिसको इसको कहते हैं। ये चीज अच्छे से याद रखें। उदयपुर में आहाड़, बालाथल और वल्लभ नगर में इसको हमने देखा गया है। इस संस्कृति के लोग कैसे थे, आप सबको पता है। इस संस्कृति के लोग ग्रामीण थे, ग्रामीण संस्कृति यहाँ पर थी, सबको पता होना चाहिए। तो पशुपालन भी यहाँ पर होता होगा। जब ग्रामीण संस्कृति होती है तो पशुपालन भी होता है, और जब ग्रामीण संस्कृति होती है तो वहां पर कृषि कार्य भी होता है। तो यहाँ पर कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता था। कृषि कार्य के साथ साथ यहाँ पर पशुपालन भी किया जाता था। अब जब कृषि होती है तो बहुत सारी फसलें भी वहां पर होगी साथियों, फसलें भी वहां पर की जाएगी। तो कौन कौन सी फसलें होती है, गेहूं, चना, जौ। तो लिखिए आप यहाँ पर फसलें होती है गेहूं, चना, जौ, गेहूं, चना, जौ, सरसों, राई, बाजरा, चावल, सरसों, राई, बाजरा और चावल, ये फसलें यहाँ पर उगाई जाती थी। तो जब कृषि होती है तो फसलें भी होगी ना यार, ये तो सिंपल सी बात है। गेहूं, चना, जौ, सरसों, राई, बाजरा और चावल, और पशुपालन भी साथ में किया जाता था। ग्रामीण संस्कृति होने की वजह से ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। अब ग्रामीण संस्कृति के लोग हैं तो क्या क्या वो वहां पर पालते थे, सबको पता होना चाहिए। क्या क्या पालते थे भाई, भैंस पालते होंगे, भेड़ पालते थे, उसके बाद में कुत्ता और बकरी, भैंस, भेड़ और बकरी और कुत्ता, ये वो पालते थे। देखो भैंस, भेड़, बकरी, ये तो ब नाम पे याद हो जाएंगे, भैंस, भेड़, बकरी। लेकिन कुत्ता अलग है, सर्वाधिक प्रिय जानवर था इनका ये, सर्वाधिक प्रिय जानवर रहा है। ठीक है, याद हो जाएगा। सर्वाधिक प्रिय जानवर, आहार सभ्यता के लोगों का सर्वाधिक प्रिय जानवर कुत्ता रहा है, याद रखिएगा। कृषि और पशुपालन भी ये करते थे, और कृषि करते थे तो इसमें कौन कौन सी फसलें इनकी मुख्य थी, गेहूं, चना, जौ, सरसों, राई, बाजरा और चावल। सबसे मुख्य तो ये है कि राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ में कहाँ कहाँ पर ये संस्कृति पाई गई है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट हो जाना चाहिए। ले लिया होगा, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर इन चीजों को आपने लिखा मेरे हिसाब से तो कोई भी ऐसे चीजें नहीं छूटेगी आपकी। और वैसे भी मैं एक भी चीज यहाँ पर छोड़ने वाला नहीं हूँ, पॉइंट लिखते जाइए आप सारे के सारे। चाक पर मृत भांड यहाँ पर बनाए जाते थे, चाक पर मृद भांड यहाँ पर बनाए जाते थे। और लिखिए, इन मृद भांड को जो है काला और लाल मृद भांड कहा जाता था। इन्हें किन्हें, मृद भांड को काला व लाल मृद भांड कहा जाता था। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं हम। तो ब्लैक एंड रेड ये थे घड़े,
काला और लाल, यानी कि ऊपर जो है काला रंग होता था, नीचे लाल रंग होता था। ठीक है, तो इसमें धूसर, चितकबरे, उसके बाद में स्लेटी रंग, स्लेटी रंग के, इसके बाद में भूरे व लाल रंग के मृद भांड यहाँ मिलते थे, मृद भांड मिलते थे। मृद भांड का बड़ा रोल है यार इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्हें उल्टी तपाई, इन्हें उल्टी तपाई, इन्हें उल्टी तपाई विधि, उल्टी तपाई विधि के द्वारा, उल्टी तपाई विधि के द्वारा पकाया जाता था, विधि के द्वारा पकाया जाता था। ठीक है, स्थानीय भाषा में इन मृद भांडों को, स्थानीय भाषा में इन मृद भांडों को क्या कहा जाता था? गोरे। क्या कहते थे इनको? गोरे या कोठे। याद हो जाएगा, गोरे, चलिए निगाह हुई, गोरे या इनको कहते हैं कोठे, कोड़े, ये कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता था। और इनमें अनाज भरा जाता था। क्या भरा जाता था? इनमें अनाज भरा जाता था। हो जाएगा याद। अब आगे बात करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लिखनी है। मैं इसमें कोई, ये तो देखो सारी चीजें याद रखने वाली, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। स्थानीय भाषा में इन मृद भांडों को गोरे कहा जाता था। ये चीज जरूर थोड़ी आपको ध्यान रखने वाली चीज है। आगे बात करते हैं। यहाँ के लोग जो है कपास से परिचित थे, कपास से परिचित थे। यहाँ के लोग कपास से परिचित थे। ये सबसे मुख्य बात है कि यहाँ के जो लोग थे वो कपास से परिचित रहे हैं। और यहाँ जो है मकान कच्ची ईंटों के, लेकिन मकान की नींव में पत्थर का प्रयोग किया जाता था। देखो मकान जो है, मकान तो मकान कच्ची ईंटों के थे। कौन सी ईंटें थी? कच्ची ईंटों के, ईंटों के बनाए जाते थे, बनाए जाते थे। लेकिन मकान में, मकान की नींव पत्थर से बनाई जाती थी, पत्थर से बनाई जाती थी। मकान की जो नींव है वो पत्थर से बनाई जाती थी साथियों। अब आगे बात करते हैं। यहाँ के जो लोग थे वो शवों को क्या करते थे? जो शव थे, शवों को गाड़ते थे, गाड़ते थे, शवों को गाड़ते थे, लेकिन आभूषणों के साथ ही गाड़ते थे। यहाँ पर आभूषणों के साथ, शवों को आभूषणों के साथ, जो भी इंसान मर जाता था उसको हमेशा ये लोग गाड़ते थे, लेकिन कैसे? आभूषणों के साथ ही गाड़ा करते थे। याद रखिएगा, जो शव थे उनको गाड़ने का काम ये करते थे, लेकिन आभूषण के साथ ही गाड़ते थे। तो याद हो जाएगा। ये लोग कपास से परिचित थे और मकान जो है इनके कच्ची ईंटों के बने होते थे, लेकिन नींव जो है पत्थर से बनी होती थी, और शवों को ये गाड़ते थे आभूषणों के साथ। यहाँ के मृद भांड को हम लोग गोरे कहते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। चलिए और लिखते हैं। यहाँ से 6 चूल्हे मिले हैं। कितने चूल्हे मिले? यहाँ से 6 चूल्हे मिले। कितने चूल्हे मिले? 6 चूल्हे मिले हैं साहब यहाँ से। ठीक है, जो संयुक्त परिवार व्यवस्था का हमें साक्ष्य प्रदान करते हैं। जो संयुक्त
परिवार, जो संयुक्त परिवार व्यवस्था का साक्ष्य प्रदान करते हैं, साक्ष्य प्रदान करते हैं। कौन से परिवार व्यवस्था का? संयुक्त परिवार व्यवस्था की बातें करते हैं। भाई एक साथ 6 चूल्हे मिले, तो 6 चूल्हे एक साथ मिले हैं तो संयुक्त परिवार की व्यवस्था यहाँ पर रही होगी, ऐसा हम लोग मानते हैं। फिर आगे है, आहड़ से तांबा गलाने की भट्टियां भी मिली हैं। आहड़, जो आहड़ संस्कृति है, आहड़ से हमें तांबा गलाने की भट्टियां मिली हैं। आहड़ से तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आहड़ से हमें तांबा गलाने की क्या प्राप्त हुई है? आहड़ से हमें तांबा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। ठीक है, तांबा गलाने की भट्टियां हमें यहाँ से प्राप्त हो गई। यहाँ से एक यूनानी मुद्रा भी हमें मिली है। यहाँ से हमें यूनानी मुद्रा भी प्राप्त हुई है। ठीक है, कौन सी मुद्रा? यूनानी मुद्रा भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है साथियों, जिस पर अपोलो यानी कि सूर्य का देवता, अपोलो का मतलब होता है सूर्य का देवता, अपोलो का चित्र बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको पूरे नोट्स वही करवा रहा हूँ जो डॉक्टर अजय चौधरी सर के द्वारा लिखवाए गए हैं, इसलिए आप भी नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। फिर आगे है, बेल की मरण मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, बेल की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? आहड़ सभ्यता से बेल की मरण मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बनासियन बुल के नाम से हम लोग जानते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बनासियन बुल कहते हैं। ठीक है, तो बेल की एक मरण मूर्ति प्राप्त हुई जिसको हम लोग बनासियन बुल कहते हैं, क्योंकि बनास संस्कृति ही है ये। जब बनास संस्कृति है तो फिर बनासियन बुल के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। आगे फिर और लिखिए। अब इम्पोर्टेंट बात जिसके लिए इंतजार रहता है कि ऐसा ऐसा होता है, उसको भी आप लिख लीजिए। आहड़ को क्या कहते हैं? आघाटपुर कहा जाता है। आहड़ को आघाटपुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आघाटपुर भी कहा जाता है। याद हो जाएगा, आहड़ को आघाटपुर के नाम से भी जानते हैं, और ये 10वीं और 11वीं शताब्दी में जाना जाता था। 10वीं और 11वीं शताब्दी में हम लोग इसको जानते थे आघाटपुर के नाम से। ठीक है, इसको हम लोग जो है धूलकोट और ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? धूलकोट या फिर ताम्रवती नगरी। धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। हो जाएगी सारी बातें यार। इसको हम लोग ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यता तो ये है ही सही, ताम्रयुगीन सभ्यता है भाई, ये ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो लिख लो आप, या तो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ले लिया होगा। आगे बढ़े, चलिए और भी पॉइंट हैं उनको भी लिख लीजिए, ताकि आहड़ सभ्यता पूरी हम लोग पूरी कर देंगे।
लिखना तो पड़ेगा भाई, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो लिखना तो पड़ेगा। देखिएगा अब आगे हैं, इसमें कपड़ों पर छपाई करने के ठप्पे भी यहां से प्राप्त हुए हैं। कपड़ों पर छपाई करने के ठप्पे, करने के ठप्पे भी यहां से प्राप्त हुए हैं। तो कपड़ों पर छपाई करने के ठप्पे यहां पर मिले हैं। आगे है, रंगाई छपाई का ज्ञान इन्हें था। जब ठप्पे मिले हैं तो फिर रंगाई और छपाई का ज्ञान तो था ही, इन्होंने छपाई का ज्ञान इनको रहा है। आगे है, सिर खुजलाने का यंत्र भी मिला है भाई, सिर खुजलाने का यंत्र भी प्राप्त हुआ है। उसके बाद में कान के आभूषण भी मिले हैं, कान के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। और वो कितने थे, मिट्टी के बने हुए थे और उनकी संख्या थी टोटल 27। ठीक है, अब एक मिट्टी की बनी हुई नारी की मूर्ति मिली, बनी हुई मिट्टी की बनी नारी की मूर्ति, मिट्टी की बनी नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, नोट कीजिएगा आप लोग इसे, मैं थोड़ा दूर इसलिए रहता हूं। कटोरी लोटा भी प्राप्त हुआ, कटोरी लोटा और तस्तारे प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में पूजा की थाली प्राप्त हुई, यहाँ से पूजा की थाली भी मिली है। ये चीजें नहीं पूछी जाती लेकिन ठीक है, अगर आई है तो लिख लेते हैं। धातु गलाने का यंत्र तो फिर यहाँ पर मिला ही है, धातु गलाने का यंत्र भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसके बाद में दीपक, मानव की आकृतियां यहाँ प्राप्त हुई हैं। लिख लो, और भी बचे कुछ तो छोड़े नहीं अपनी, मान लो तुम कुछ भी नहीं छोड़ना अपन लोगों को। क्या क्या प्राप्त हुआ, क्या क्या प्राप्त नहीं हुआ, कैसे कैसे रहा, सारी चीजें लिख लो तुम। ठीक है ना, कुछ भी मत छोड़ो, एक भी चीज नहीं छोड़नी चाहिए, छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, दीपक यहाँ पर मिला है और मानव की आकृतियां, मानव की आकृतियां हैं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। दीपक और मानव की आकृतियां प्राप्त हुई। तांबे की 40 खाने यहाँ पर प्राप्त हुई, तांबे की 40 खाने, कितनी खाने प्राप्त हुई, तांबे की 40 खाने प्राप्त हुई हैं। याद रखना, ये 40 खाने मिले यहाँ पर तांबे की, सोचो जबरदस्त बात है ना। और सिलबट्टा मिला है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। सिलबट्टा प्राप्त हुआ, सिलबट्टा भी प्राप्त हुआ है यहाँ पर, जिसमें वो करते हैं ना हम लोग, चटनी वगैरह बनाते हैं। सॉरी, यहाँ के लोग मांसाहारी थे, यहाँ के लोग कैसे थे, मांसाहारी थे या मांसाहारी थे, मांसाहारी थे। तो यहाँ के लोग मांसाहारी थे, मांस वगैरह भी खाते थे ये लोग। तो ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको लिखवाई है, ये पूरी की पूरी जो है आहड़ सभ्यता में देखी गई है। और ये सब कुछ मैंने जो आहड़ सभ्यता में था ना, वो सब कुछ लिखा दिया आप। अब नोट करना तो आपकी जिम्मेदारी है भैया, आप लोग नोट कर लीजिए इसे अच्छे से। और आहड़ सभ्यता आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। उसके बाद में हम लोग जो सभ्यता पढ़ेंगे वो रहेगी हमारी बेराट की सभ्यता। साथियों, ये नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, ये नोट्स आप लिख लीजिए, कहीं से कहीं कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं अगली सभ्यता के साथ, जो बेराट की सभ्यता होगी। साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।